नमस्कार। बस्तर के सियासी सफर पर हम हैं और बस्तर की सियासत का जिक्र, बस्तर का सियासी सफर बिना इस बात के, बिना इस शख्सियत के पूरा नहीं हो सकता जिसके महल के सामने इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं। ये महल आप देख रहे हैं, प्रवीर चंद्र भंजदेव। दरअसल आपके लिए, भारतीय संविधान के लिए ये राजा साहब की हैसियत रखते हैं, लेकिन बाकी तमाम लोगों के लिए ये किसी देवता से कम नहीं है। बाकी किसी के लिए ये किसी देवता से कम नहीं। आज भी लोगों के घरों में मां दंतेश्वरी के साथ साथ अगर किसी की तस्वीर होती है तो वो है प्रवीर चंद्र भंजदेव। लेकिन जिस घटना ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो मैं आपको अब बताना चाहूंगा। वो वक्त था 1966 का, और जब दंदनाती हुई जो भारतीय सेनाएं हैं, या उसे सुरक्षा बल, पुलिस कहना ज्यादा बेहतर होगा, वो दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई और उन्होंने गोलियों से भून डाला। सैकड़ों आदिवासियों की मौत इसी महल में हुई, क्योंकि राजा भंजदेव नहीं चाहते थे कि जो आदिवासी हैं वो नक्सलियों की तरफ मुड़े या फिर सरकार के द्वारा उनका शोषण हो, या कथित शोषण से समझ लेते हैं, वो नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि इसी गलियारे में तमाम आदिवासी राजा के दरबार में उस दिन मौजूद थे, और अचानक से जो फोर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो दंदनाते हुए दाखिल होते हैं। तमाम फोर्स और बुलाई जाती है और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी जाती हैं। यकीन जानिए कि आज जो लोगों के दिलों में देवता के कद में जिंदा है, देवता की शख्सियत के तौर पर जिंदा है, उसे 25 गोलियां लगी थीं, और इस महल में अभी भी उन गोलियों के निशान हैं। राजा साहब ने शुरुआत इस तरीके से भी की, शुरुआत में ये कोशिश भी की कि वो खुद सरकार में रहें और सरकार के रास्ते समस्या का हल हो, और बस्तर का जो कुदरती संसाधन है, बस्तर पर पहला हक बस्तर के आदिवासियों का हो। जब वो रास्ता पूरा नहीं हो पाया तब थोड़े से मुखालिफत उन्होंने की, और उस मुखालिफत का नतीजा ये था कि उन्हें सरकारी गोलियों का शिकार होना पड़ा। 25 गोलियां प्रवीर चंद्र भंजदेव को लगी थीं। वही भंजदेव जो आज मां दंतेश्वरी के बगल में उनकी भी एक तस्वीर होती है। बस्तर दशहरे में सबसे ज्यादा बिक्री अगर किसी चीज की होती है तो वो है प्रवीर चंद्र भंजदेव की तस्वीर की। यहीं से हमारा जगदलपुर का सियासी सफर शुरू होता है। तो जगदलपुर के सियासी सफर पर हम लगातार निकले हुए हैं। चेक पोस्ट का सीन आप देख रहे हैं, हमने सोचा ये सीन भी आपको बता दें। इसी तरीके से जवान मुस्तैद हैं और आने जाने वाली गाड़ियों पर लगातार निगाह रखी जा रही है। कितने बजे से आप शुरू कर देते हैं ये सिलसिला? 24 घंटे सेवा है हमारी यहाँ पर चेक करने की, सुबह 6 बजे से और रात के तो सारी रात ही, मतलब 24 घंटे चेक पोस्ट बदल शिफ्टों में बार काम करते होंगे? हाँ, शिफ्ट हम बदलते रहते, जवान आते रहते हैं जी। हाँ, सुबह से शाम तक पूरी रात चेक करते हैं। लगातार ये काम चलता रहता है शिफ्टों में? आप लोग सीआरपीएफ के जवान हैं? हम सीएफ के छत्तीसगढ़ आर्मड फोर्स से हैं। अच्छा, सीएफ के ये जवान हैं और ये लगातार इसी तरीके से काम करते रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि बाकायदा लैस हैं, पूरे हथियारों से लैस हैं। इसी तरीके से रोका जाता है, हर गाड़ी को चेकिंग की जाती है, और ये कंटिन्यूअस, आप इस बात का अंदाजा लगाइए, इनकी शिफ्टों के हिसाब से काम चलता है, लेकिन लगातार इसी तरीके से ये मूवमेंट रखते हैं, और यही वजह है कि कामयाबी भी मिल रही है। अभी जैसे यहाँ पर इसी पोस्ट पर, बास्तानार पोस्ट है ये, इसी बास्तानार चेक पोस्ट पर 1 लाख रुपए की नकदी मिली थी, और तकरीबन 1 किलो चांदी यहाँ से जब्त की गई थी, ताकि चुनाव बेहतर तरीके से हो सके, पैसे का इस तरीके से इस्तेमाल ना हो। और यही वजह है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है। तमाम गाड़ियों को यहाँ रुकना पड़ता है। निर्वाचन आयोग की गाड़ियों के एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, और निर्वाचन आयोग के अलावा जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, जैसे हम भी अगर यहाँ से गुजर रहे हैं तो हमें भी इसी चेक पोस्ट से होकर जाना है। गाड़ी चेक होती है, डिक्की चेक होती है, सामान अगर कुछ है तो वो सामान भी चेक किया जाता है। ये देखिए, ट्रक वगैरह, इसी तरीके से लगातार सारी गाड़ियाँ चेक होती हैं। ये चेक पोस्ट मैंने इसलिए भी आपको बताई कि देखिए किस तरीके से चुनावी माहौल में चुनाव को सही तरीके से करवाने के लिए ये तमाम कवायद की जा रही है। सियासी सफर में इस तरह की तमाम तस्वीरें मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा, और सियासी सफर जारी है। तो सियासी सफर में मुझे अब ट्रैक्टर की सवारी मिली है, मेरे साथ कुछ सहयात्री भी हैं, लेकिन मैंने बात की तो सहयात्री मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बोलेंगे, लेकिन ड्राइवर साहब जो हमारे हैं वो बोलने के लिए तैयार हैं। और क्या नाम है आपका? रामा है सर जी, रामा। रामा इनका नाम है। रामा भाई, वोट करते हैं आप?
करता हूँ सर। करते हैं? आओ अच्छा, आप सभी को लेकर कहाँ मजदूरी के लिए जा रहे हैं? आओ, मजबूरी के लिए जा रहे हैं सर। अच्छा, तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? मुतनपाल तक जा रहे हैं, मुतनपाल तक। अच्छा, मूतनपाल एक जगह है, वहाँ पर ये लोग जाएंगे। इसी तरीके से डेली इसी तरीके से निकलते हो? आओ जी सर। एक बात और बताओ कि क्या कमी लगती है? आप तो लगातार घूमते हो घर में, या क्या कमी है और जो काम होना चाहिए? कुछ तो कमी नहीं है सर मेरा को। अच्छा, ये नौकरी वगैरह सब रहता है, मजदूरी वगैरह मिलता है साल भर? जी जी कि कमी होती है? मनरेगा में मिलती है मजदूरी? जी। अच्छा, ये सभी मजदूर हैं? आओ सर। अच्छा, मजबूरी है। और क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव के बारे में? कैसा दिखता है कि नहीं? नेता उता आ रहा है, हाथ वाथ जोड़ रहा है? वो आ रहे हैं सर। आते हैं? हाँ आते हैं। तो मोबाइल वगैरह की सुविधा भी मिल गई है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीछे भी किस तरीके से ट्रैक्टर पे सभी सवार हैं। हालांकि मैं थोड़ी सी बातचीत पीछे जाकर भी करना चाहूँगा, और थोड़ी देर के लिए इस गाड़ी को यहाँ रोकते हैं, और उसके बाद मैं पीछे जाकर और सवारियों से, जो मजदूर हैं माफ़ कीजिएगा, उनसे चर्चा करूँगा। थोड़ा साइड में लगा है रामा भाई, बस 2 मिनट में आपके और लूँगा। कैमरा सहयोगी इमरान है, वो इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं ज़रा पीछे जाकर बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मजदूरी वगैरह सबको मिल रहा है? मिल रहा है? आज बस 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 बात करेंगे। सब मिल रहा है मजदूरी वगैरह? मिल रहा है भैया। अच्छा, चुनाव उनाव का सीजन चल रहा है, दिखता है ये? चल रहा है। दिखता है? हाँ। नेता उता आते हैं? आता है। तो नेता वगैरह भी इनके घरों में पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक बार जब नेता को अपन चुन लेते हैं और उससे मिलने जाते हैं तो मिल जाता आसानी से? वो आने से मिलता है। नहीं मिलता? मिलता है ना आने से। अच्छा, और क्या कमी आपको लगती है? कुछ कम नहीं रखता है। अच्छा, मजदूरी वगैरह सब अच्छी? अच्छा है। राशन? अच्छा है। अच्छा, और वो जो आवास योजना है, घर मिलने वाली, वो मिल रहा आपको? मिलता है। घर मिला कुछ लोगों को? मिलता है भैया। घर मिला है? हाँ। चलिए, कुछ लोगों को घर भी मिला है। ये सभी लोग हैं एक साथ, ये लोग जाते हैं मजदूरी करने। डेली जाते हो आप लोग? बोलो बेटा, डेली जाते हो? अच्छा, और कोई कमी अमी लगती है कि और योजनाएं होनी चाहिए? अभी तो सब मिल रहा है। अभी तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इनका ये कहना है। और ट्रैक्टर के ज़रिए मैं ये सफ़र कर रहा हूँ। महिला मजदूर यहाँ बैठ जाती हैं और बाकी भाई लोग इधर बैठ जाते हैं। इसी तरीके से डेली ये मजदूरी के लिए निकलते हैं। सरकार की योजनाएं हैं, और ऐसा जान पड़ता है कि जैसे सभी को कहा गया है कि भाई हाँ में ही जवाब देना। और सियासी सफ़र में ऐसी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, इसमें कुछ बच्चे भी हैं। हालांकि सवाल मैं ये नहीं करना चाहूँगा कि भाई ये बाल श्रम का मसला है, या ये दरअसल इनकी मजबूरी है। ये वो जगह है जहाँ कायदे कानून किताबों में हैं और ज़मीन पर उनका कोई असर नहीं है। शायद इन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि बच्चों से क्या मजदूरी करवाई भी जाती है, करवाई जा सकती है। ये सब नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ अपना पेट पालने के लिए निकलते हैं, अपने अपने औजार लेकर, और इसी तरीके से रोज़ाना मजदूरी के लिए जाते हैं। तो सियासी सफ़र लगातार जारी है। नेशनल हाईवे पर हम जगदलपुर की तरफ सफर कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा था कि सियासी सफर में कई दिलचस्प बातें हम आपको बताते चलेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान मेरा इन कलाकृतियों ने खींचा है। मैं इस वक्त शमशान भाटा, इस जगह को कहते हैं, उसके ठीक करीब खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि दरअसल ये क्या है। शमशान भाटा समझ ही गए होंगे आप, ये कब्रिस्तान है, छोटा सा कब्रिस्तान है। ये बस्तरिया कल्चर को आप इसके ज़रिए महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके का ये पूरा कल्चर रहा है। थोड़ा सा नीचे मुझे उतरना पड़ेगा। ये बस्तरिया कल्चर इसमें आपको नज़र आएगा, और कई बार हालांकि ये तस्वीरें तमाम देख चुके हैं आप। ये देखिए किस तरीके से पूरी कलाकृतियाँ उकेरी जाती हैं इसमें। जानवरों के चिन्ह हैं,
और जिन जिन जानवरों से जीवन सीधे जुड़ा हुआ है उनके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही परिवार के तमाम लोगों की ये कब्र हो, गांव के लोग अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से इस तरीके का निर्माण कर देते हैं और हर साल इसमें बाकायदा रंग रोगन किया जाता है और ताकि जो घर के बड़े हैं जिनकी याद में ये बनाया गया है वो हमेशा साथ में रहें, वो हमेशा मार्गदर्शन करें। एक और ख़ास बात, इनमें तमाम आपको कलाकृतियाँ अलग अलग नज़र आ रही होंगी। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। धर्म, जरा इनको हम तस्वीरों को दिखाएंगे। ये पूरे परिवार का जिक्र है, कितने रिश्तेदार थे, कैसे जीवन यापन होता था। और एक और ख़ास बात कि क्या क्या अरमान थे, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके क्या अरमान थे। मसलन ये जीप में वो बैठना चाहता था, जीप का सफ़र करना चाहता था। ये मोटरसाइकिल बनी हुई है, ये बस बने हुए हैं, ट्रक बना हुआ है। ये देखिए, हम बार बार मैंने आपको कहा कि इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होता है। गामा पिकअप टाइप की ये गाड़ियाँ होती हैं, लोग पीछे इसमें होते हैं, उसका भी इसमें जिक्र है। रेलगाड़ी का भी इसमें जिक्र है और रेलगाड़ी के ज़रिए सफ़र के जो अरमान थे वो पूरे नहीं हो पाए, जीते जी पूरे नहीं हो पाए। और ये माना जाए कि उन्हें ये तमाम चीज़ें मिलें, ये उनके ख्वाब हैं, ये उनकी इच्छाएं थीं और जो इस पटल पर उकेरी जाती हैं। हर बार इसे रंग रोगन इसमें किया जाता है। और इससे ठीक पहले देखिए कल्चर कैसे आसपास मिला जुला होता है। इससे ठीक पहले जब दंतेवाड़ा में हम थे तब वहाँ घर के सामने इस तरीके से लोगों की कब्र बनाई जाती थी और उसमें उसका एक कंसेप्ट ये भी है, उसमें भी इसी तरीके से अरमान डिस्क्राइब किए हुए थे। उसका एक कंसेप्ट ये भी है कि जो हमारा बड़ा है, जो घर का मार्गदर्शक है, उसका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, वो घर के पास ही रहे। तो बस का इंतज़ार किया जा रहा है। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी इंतज़ार के मूड में हैं, लेकिन बस मुझे जगदलपुर की पकड़नी है और बस आने को ही है। और जैसे ही बस आएगी मैं उस पर सवार हो जाऊंगा। और लीजिए, बस मेरी आ गई है। तो अब सियासी सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और मैं इस बस में सवार होकर आगे जगदलपुर तक की यात्रा करूंगा। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वो यहाँ पर चलता है। और बस अब मैं इस बस पर सवार होकर अपने सियासी सफ़र को आगे बढ़ा रहा हूँ। सियासी सफ़र लगातार जारी है। मेरे नए सहयात्री हैं और काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी हैं, कुछ लोग डेली अप डाउनर्स भी हैं जो रोज़ाना इस बस का इस्तेमाल करते होंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे चुनाव को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, कैसे उन दिक्कतों को दूर किया जाना है। शुरू करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वोट करते हो आप? आप वोट करते हो? बोलो, वोट डालने जाते हो? जाते हो? मोबाइल मिला है सरकार ने जो मोबाइल दिया? मिला है। क्या यूज करते हो मोबाइल का, बताओ? देखिए, मोबाइल के इस्तेमाल, बात वही है, हम डाटा को प्रेफर करें या आटा को प्रेफर करें, ये अब सरकारें तय कर रही हैं। लोग तय नहीं कर पा रहे हैं तो सरकारें ये तय कर रही हैं। और क्या कमी बेशी है, कुछ कमी है? नहीं बोलेंगे। आप कहाँ रोजाना इसमें सफर करते हैं या आज ही जा रहे हैं? आप भी वोट करते हैं? किस तरीके की दिक्कतें आपको नजर आती हैं? बस में सफर आप कर रहे हैं या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या दिक्कतें हैं? वैसे बस में तो अभी दिक्कत नहीं है, अभी बहुत गाड़ी हो गई है, अभी बस सफर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने इलाके में किस तरीके की दिक्कत है? अपने इलाके में से जैसे अपने थोड़ा सा अंदरूनी इलाके में जैसे जब बंद का आह्वान होता है तब थोड़ा सा दिक्कत होता है, नहीं तो दिक्कत होती है तब थोड़ी सी। ये बस है, ये बस जगदलपुर जा रही है, इसमें तमाम मतदाता हैं। कुछ ने मुझे खुद बुलाकर बताया कि साहब ये सुविधाएं हैं, शिक्षा, सेहत को लेकर भी एक शिकायत आई है। मंत्री जी के साथ दिक्कत ये है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य महकमे के मंत्री के साथ, कि उन्हें कबड्डी का खेल बहुत प्यारा है। उनसे जब भी पूछा जाता है कि साहब फलां जगह पर बीमारी फैली हुई है, डेंगू फैला हुआ है, तो वो कहते हैं कहाँ फैला हुआ है, राम राज्य आ गया। अगर इस देश में राम राज्य आ गया है, छत्तीसगढ़ में राम राज्य आ गया है, तो ये लंबे चौड़े मंत्रियों की जरूरत दरअसल होनी ही नहीं चाहिए। इन सबको घर पे बैठ जाना चाहिए और वो पैसा इस आम आवाम को बांट देना चाहिए। जो एक अदर डॉक्टर की तलाश में है, जिसे एक अदर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था चाहिए, और इन लोगों को भी समझाना चाहिए कि इनका वोट दरअसल कितना
महत्वपूर्ण है। ये तजुर्बा हर जगह हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ ये समस्या है, झारखंड के साथ ये समस्या है, सेकंड स्टेट्स जितने बने हैं उनके साथ ये समस्या है। और 2018 में भी अगर वोटर बोल नहीं पाएगा तो सोचिए डिजिटल इंडिया कैसे आएगा। सियासी सफर जारी है। देख लीजिए चमचमाती हुई इमारत जो नेशनल हाईवे से ठीक लगकर है, जिसका जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया है। इसके बगल में है नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे से जब मैं 5 कदम अंदर दाखिल होता हूं तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। ऐसा लगता है कि मैं 2018 से सन 1900 या शायद 1800 की सदी में या शायद 1700 की सदी में चला गया हूं। ये पशुओं का बाजार है, पारंपरिक बाजार है। हर हफ्ते ये बाजार लगता है और इनकी कीमत तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये, और इसमें जो कमाई है वो 300 से 400 रुपये होती है। लेकिन सवाल वही है कि साहब पशु खरीद तो लिए, लेकर जाओगे कैसे? क्या आपका नाम है, क्या आपका मजहब है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये मुर्गा लड़ाई की तस्वीरें हैं, सबके अपने अपने योद्धा तैयार हैं और रस्सियों से बांध कर इन्हें रखा हुआ है। इनके पैरों में एक ब्लेड बांधी जाती है, यहाँ पर इनके पैरों में ब्लेड बांधी जाती है। इस पोर्शन में छूकर इन्हें थोड़ा सा गुस्सा दिलाया जाता है ताकि ये गुस्से में आए, बहुत ज़्यादा फाइट करें। और सारा फाइट का रोमांच, चुनावी सीजन में भी ऐसा ही रोमांच होता है, 50-50 का मुकाबला होता है और उसके बाद पता चलता है कि हमारा प्रत्याशी तो धराशायी हो गया। तो ये मुर्गा बाजार है, चुनावी मुर्गा बाजार भी लगातार लगा हुआ है। और अब मैं हाट के अंदर दाखिल हो रहा हूं। मैं हाट के अंदर दाखिल हो रहा हूं। वैसे तो यहाँ तमाम ज़रूरतों के सामान मिलते हैं। इस तरीके से ये व्यंजन हैं, अलग अलग व्यंजन हैं। ये तो खैर आपने देखा होगा, जो बाहर है महानगरों में आपने देखा होगा। लेकिन ये हाट मुझे अपने गुजरे ज़माने में लेकर जाता है, और मुझे क्या, ये आप सभी को अपने गुजरे ज़माने में लेकर जाएगा। सियासत के कनेक्शन तो खोज लिए जाते हैं, लेकिन इस हाट को मेरे साथ एंजॉय करें। तो अब चूंकि मैं बस्तर में हूं तो मुझे वो हेडलाइन याद आती है, धारदार हथियार के साथ नक्सली बरामद हुए हैं, धारदार हथियार बरामद हुए हैं, धारदार हथियारों से हमला किया गया है। मैं इस हाट में लोहे के बने औजारों की दुकान पर हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ नजर आ जाता हो, पुलिस वालों को दिख जाता हो कि ये धारदार हथियार है। पता नहीं, पुलिस वालों की थ्योरी, पुलिस वालों का मैकेनिज्म समझना थोड़ा कठिन होता है। तो बस्तर हाट में मैं लगातार घूम रहा हूँ और ये जो व्यंजन की दुकानें होती हैं ये बचपन से मुझे बड़ा आकर्षित करती हैं। आपको भी ये बचपन ये जो दुकानें हैं ये बहुत आकर्षित करती होंगी। बचपन में अगर आप हाट मेला घूमे हैं तो इस तरह की दुकानें आपने लगातार देखी होंगी। एक और बात है जो मैं अपने मेट्रो के साथियों को नहीं समझा सकता, और वो है गुलगुले का लजीज स्वाद। ये बस्तर का है। मध्य प्रदेश के जो आदिवासी इलाके वहाँ पर भी गुलगुला बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बालूशाही है, ठेठरी है, खुरमी है। हालांकि ये प्रोडक्ट तो आप लगातार देखते हैं, ये तमाम तरह की दुकानों पे आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, गुलगुले के प्रति मेरा जो मोह है वो हमेशा से बरकरार रहा है, तो मैं गुलगुले का आनंद लूँगा। ये क्या क्या मिलता है इसमें? गुलगुले में क्या क्या होता है? शक्कर मिलता है और गेहूं का आटा। इसमें शक्कर और गेहूं का आटा। शक्कर थोड़ी कम लग रही है इसमें। कम है भैया। क्यों कम क्यों रखी है? नहीं, ऐसे ही कम ज्यादा हो जाता है, अंदाज में डालते हैं। अच्छा, इसलिए कम रखते हैं। इसलिए कम रखते हैं। ये भजिया भी सबसे ज्यादा क्या बिकता है उस दुकान पे? दुकान पे सब चलता ही है भैया। कोई चीज ज्यादा बिकती हो जो? कोई ज्यादा बनने से वही मीठा वाला ज्यादा बिकते हैं। उसको मीठा वाला ज्यादा बिकता है। तो चुनावी सीजन में आप समझ लीजिए भाजपा का रेट है ये मीठा वाला जो है। अच्छा, चुनाव पे बात करेंगे। वोट देते हो कि नहीं? देते हैं ना। देते हो? देते हैं। इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बनेंगे भैया, जो बोलेगा उसी को देना है। कोई कमी बेशी लगती है कि ये सुधार होना चाहिए, थोड़ा सा ये फैसिलिटी मिल जाए, ऐसा कुछ लगता है कि नहीं? लगता है, लगता है। बताओ हमको जरा। हाँ, लगता है ना। क्या क्या कमी है? कमी का मतलब वही जो आटा बेसन का मतलब कुछ कम करना चाहिए। और अच्छा। डीजल का महंगाई और डीजल। हाँ, डीजल। अच्छा, सारी राशन सब टाइम पे मिलता है? हाँ, मिलता है।
और प्रधानमंत्री आवास योजना सब मिलता है? हाँ मिलता है। तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं कि महंगाई, अब जब महंगाई की बात आ जाती है और मैं इस गुलगुले को खा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शक्कर भी कम है, इसमें स्वाद भी कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो बाकी चीजों का भी दाम बढ़ेगा। इस जिंदगी को महसूस करिए, इस जरूरत को महसूस करिए। यहाँ कोई लोहे का सामान लेकर पहुंचा है, कोई रस्सी लेकर पहुंचा है, कोई मऊहे का पानी लेकर पहुंचा है, कोई जानवर लेकर पहुंचा है। ये सब लोग इसलिए पहुंचे हैं ताकि ये अपना पेट भर सकें और दूसरे का पेट भी भर सकें, उसकी जरूरतों को पूरा कर सकें। याद करिए, अति प्राचीन सभ्यता में जब हम एक दूसरे को सामान देकर एक दूसरे से अपनी जरूरत का सामान लिया करते थे, वो कल्चर आपको बस्तर के इन जंगलों में महसूस हो जाएगा। लेकिन चुनाव और बाजारवाद के इस दौर ने इंसानों को इतना ज्यादा आगे ले जा लिया है कि जब बस्तर के इस हाट पे आप पहुंचते हैं, ऐसा लगता है 1970 की कोई फिल्म चल रही है, 1970 की इस फिल्म में कोई किरदार निभ रहा है और ऐसा लगता है कि मीडिया के कैमरे झूठ बोल रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं। बहरहाल बस्तर की ये तस्वीर देखिए, एंजॉय करिए, खुमार को महसूस करिए, जरूरत के सिद्धांत को समझिए। और चुनावी सीजन तो साहब इस देश में हर साल लगातार 12 महीने चलता है। सियासी सफर जारी है, मुझे इजाजत दीजिए।